प्यारे विद्यार्थियों, आज हम विश्व संदर्भ में और जल विद्युत शक्ति हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पर चर्चा करेंगे। ये एक ऐसा संसाधन है जो कि न केवल एनर्जी के मामले में आधुनिक संसाधन है, बल्कि ऐसा स्रोत है पावर का जो नवीकरणीय संसाधनों का इसका स्रोत है। तो दुनिया भर में जल की प्राप्ति न्यूनाधिक मात्रा में होती है, लेकिन उस जल संसाधन का उपयोग कहाँ कितना हो, ये महत्वपूर्ण है। तो आज हम पढ़ेंगे जल विद्युत और शक्ति के रूप में विद्युत शक्ति यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। जल विद्युत जो शक्ति है वो अन्य संसाधनों की अपेक्षा सतत और सनातन है, ये नष्ट नहीं होती है। ये कोयला, पेट्रोल, गैस आदि के संचित भंडार हैं, लेकिन जल का संचित भंडार नहीं है। जल एक विशाल मात्रा में और नवीकरणीय संसाधन है। इनका उपयोग करने में उतनी मात्रा कम हो जाती है, लेकिन यानी कि यदि आप कोयला और पेट्रोलियम आदि का इस्तेमाल करोगे तो उतनी ही कमी होती जाएगी। लेकिन यदि आप जल राशि का इस्तेमाल करोगे तो कमी नहीं होगी और ये निरंतर रूप से चक्रीय क्रम में आपको प्राप्त होता रहेगा। जल विद्युत का जो अधिकतम जो विकास है वो 20वीं सदी में ही सर्वाधिक हुआ है, क्योंकि इसके लिए तकनीक चाहिए किस प्रकार जल से विद्युत बनाई जाए। लेकिन जल विद्युत बनाने के लिए कुछ आवश्यक भौगोलिक दशाएं और कुछ मानवीय आर्थिक दशाएं भी मौजूद होती हैं। भौगोलिक दशाओं में हम देखेंगे कि पहला, आप पर्याप्त जल होना चाहिए ताकि वर्ष भर और विद्युत प्राप्त की जा सके। इसलिए बड़ी नदियां होनी चाहिए, विशाल नदियां, और यदि नदियों में और ऋतु विशेष में पानी की कमी हो जाती है तो बांधों के माध्यम से और निरंतरता होनी चाहिए। निरंतर प्रवाह होना चाहिए। निरंतर प्रवाह यानी कि बांध आदि के माध्यम से पानी को रोक करके निरंतर प्रवाह। इसके अतिरिक्त तीव्र वेग होना चाहिए, ढाल अधिक होना चाहिए, तो तेज ढाल होना चाहिए, तेज ढाल होना चाहिए। और तापमान अधिक होना चाहिए, क्योंकि तापमान की कमी की वजह से और पानी बर्फ़ में तब्दील हो सकता है, तो तापमान अधिक होगा तो पानी जमेगा नहीं। ये सामान्यतः भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं। इसके बाद हम देखते हैं कुछ आर्थिक और मानवीय स्थितियाँ। आर्थिक और कुछ मानवीय हो सकती हैं, जिनमें हम देख सकते हैं कि पहला कि बाज़ार होना चाहिए, जिसको बोलते हैं डिमांड यदि नहीं होगी तो कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में और सेल नहीं हो पाएगी। इससे एनर्जी स्रोत के लिए और जल को एनर्जी में बदलने के लिए पर्याप्त पूंजी की आवश्यकता होती है। परिवहन के साधन होना चाहिए। और जो महत्वपूर्ण है वो है तकनीक, बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीक होनी चाहिए। ये सामान्यतः कुछ आर्थिक और मानवीय दशाएं हैं जो आवश्यक है। जल विद्युत का जो महत्व है वो हम ये देखते हैं कि ये एक अच्छे संसाधन जो कि समाप्त नहीं होता है, क्षय नहीं होता है, अच्छे संसाधन है, स्वच्छ है, इससे पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है। जैसे हम देखते हैं कि न्यूक्लियर जो रिएक्टर होते हैं उनमें केमिकल पॉल्यूशन का खतरा होता है, एटॉमिक पॉल्यूशन का खतरा होता है। दूसरी तरफ अन्य कोल इंडस्ट्री और पेट्रोलियम इंडस्ट्री में या उनसे जो एनर्जी प्राप्त होती है उसमें वायु प्रदूषण बहुत अधिक होता है। तो इस प्रकार स्वच्छ ईंधन है ये। परिवहन में आसानी है इसमें। शुरुआत में इसमें जो तार आदि का लाइनिंग है वो उपलब्ध हो जाने पर बटन दबाने मात्र से ही और ये उपयोग किया जा सकता है।
उपयोग में भी आसानी है, ये उपयोग में आसानी। इस प्रकार ये बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित होने वाला एक एनर्जी स्रोत है। अब दुनिया भर में कहाँ कहाँ पर और इस जल विद्युत की संभावना है कि बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ जल विद्युत पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन उसका उत्पादन नहीं हो पाया है। उत्पादन के लिए आवश्यक है कि वो तकनीक हो, बाजार हो, पैसा हो आदि। तो जैसे हम देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप और दुनिया का सर्वाधिक जल शक्ति संभाव्य स्रोत है, लेकिन यहाँ पर अभी मात्र 1% यानी कि लगभग 42% यहाँ संभावना है, लेकिन इस 42% संभावना का और 1% ही उत्पादन संभव हो पाया है। ये इसके पिछड़ापन को, आर्थिक तरक्की की कमी को आदि को प्रदर्शित करता है। डिमांड की कमी है, बाजार की कमी है आदि को प्रदर्शित कर रहा है। तो दूसरी तरफ जो विकसित देश हैं, जिनमें चाहे आप यूरोप है अथवा यूएसए है, ये अपनी संभाव्य क्षमता के कई गुना और उत्पादन कर रहे हैं, जिनमें हम देख सकते हैं कि विकसित देशों में लगभग 82% उत्पादन हो रहा है, जबकि उनकी संभावित क्षमता 39% है, यानी कि अपनी संभावित क्षमता से भी 2 गुना से भी अधिक उत्पादन हो रहा है। तो ये तकनीक के आधार पर सब चीज़ें निर्भर करती हैं। अब हम ये देखते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप एवं भूमध्य रेखीय जो प्रदेश हैं उनमें वर्ष पर्यंत वर्षा जल प्राप्त होता है, क्योंकि ये जो अफ्रीका महाद्वीप है यहाँ से और 0 डिग्री लाइन है, और यहाँ पर कांगो बेसिन जो है वहाँ वर्ष पर्यंत और वर्षा प्राप्त होती है। इसलिए यहाँ पर बहुत अधिक संभावना है। जो मुख्यतः ये क्षेत्र है कांगो बेसिन और ये इधर गिनी की खाड़ी, ये जो क्षेत्र हैं वो बहुत महत्वपूर्ण जल संभाव्य वाले क्षेत्र हैं। इसी तरह रूस में हम देखते हैं, रूस का जो क्षेत्र है, ये साइबेरिया का जो क्षेत्र है, यहाँ पर भी जल संभावना बहुत अधिक है। दक्षिणी अमेरिका में हम देखें कि ये जो अमेजन बेसिन है, अमेजन नदी का एरिया, अमेजन बेसिन, यहाँ पर्याप्त मात्रा में वर्ष भर वर्षा प्राप्त होती है, और ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र है जहाँ पर उष्णार्द्र प्रकार की जलवायु प्रतिदिन और भारी मात्रा में वर्षा होती है, संवहन प्रकार की। इसी प्रकार हम देखते हैं उत्तरी एंडीज तथा कैरेबियन क्षेत्र में। ये कैरेबियन क्षेत्र में, उत्तरी एंडीज क्षेत्र में, जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में वर्षा की संभावना है और जल विद्युत की संभाव्यता पोटेंशियली उपलब्ध है। लेकिन उत्पादन को जब हम देखते हैं तो सर्वाधिक उत्पादन मुख्यतः उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में हो रहा है, और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कनाडा का नाम लेते हैं, और कनाडा में लगभग 12% और विद्युत का उत्पादन हो रहा है। कनाडा में 12% विद्युत का उत्पादन हो रहा है। और इसमें जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं कनाडा में, हालांकि कनाडा में अन्य ऊर्जा स्रोत भी हैं जिनमें कोयला और पेट्रोलियम, लेकिन इनका अभाव है कोयला और पेट्रोलियम का, इसलिए जल विद्युत पर अधिक निर्भरता है कनाडा में। प्रमुख क्षेत्रों में हम देखते हैं पूर्वी क्षेत्र में, और पूर्वी क्षेत्र में ही महत्वपूर्ण जल स्रोत हैं। ये पूर्वी क्षेत्र जहाँ एरी झील के आसपास नियाग्रा जलप्रपात है। नियाग्रा जलप्रपात बहुत ही महत्वपूर्ण है। नियाग्रा जलप्रपात वाटरफॉल ये एरी झील के पास में है, और यहाँ पर एरी और ओंटारियो झील के पास में है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की एक संयुक्त परियोजना है, यानी यूएसए प्लस कनाडा, इनकी संयुक्त परियोजना है यहाँ नियाग्रा जलप्रपात पर। इसके अतिरिक्त यहाँ सेंट लॉरेंस, सेंट मॉरिस, ओटावा, विनिपेग, अन्य नदी जो क्षेत्र हैं वहाँ पर भी जल विद्युत केंद्र है। इसके बाद हम संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए लेंगे, और ये यूएसए देखेंगे आप, ये यूएसए में पश्चिमी जो प्रदेश है उसमें सर्वाधिक मात्रा में और जल विद्युत की संभावना है, जिनमें पश्चिमी प्रदेश ही है। यहाँ पर वर्षा अधिक होती है, जिनमें मुख्यतः जो क्षेत्र हैं वो कैस्केड, सियरा नेवादा
और अन्य पर्वतीय क्षेत्र महत्वपूर्ण है। यहाँ बर्फ पर और जल प्रवाह बना रहता है। कोलंबिया और उसकी सहायक नदियाँ हैं। कोलंबिया और उसकी सहायक नदियाँ, कोलंबिया नदी का नाम है, स्नेक एक अन्य नदी का नाम है। तो ऐसी उनकी सहायक नदियाँ। और कोलंबिया राज्य में कुछ जो घाटियाँ हैं उनमें सान जोaquin घाटी और सैक्रामेंटो घाटियाँ, जिनमें पर्याप्त मात्रा में जल की उपलब्धता रहती है। इसी प्रकार रॉकी जो पर्वत है उसका जो तेज ढाल है वो भी जल विद्युत प्राप्ति में या जल विद्युत उत्पादन में और महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पूर्वी प्रदेशों में देखें इधर की तरफ तो न्यू इंग्लैंड और अपलेशियन पर्वत का जो क्षेत्र है, अपलेशियन पर्वत का क्षेत्र, ये अपलेशियन पर्वत है और अपलेशियन पर्वत के क्षेत्र में भी तीव्र गति से और जलप्रपात बने हुए हैं और उनसे एक तरह से एक रेखा बनी हुई है जलप्रपातों की और उनसे और जल विद्युत की प्राप्ति होती है। इसके बाद हम देखें कि जो ब्राज़ील है, ये ब्राज़ील देश है, ये ब्राज़ील में हम देखेंगे कि जो कुछ जल विद्युत उत्पादन जो क्षेत्र है उनमें लगभग 11% उत्पादन ब्राज़ील में होता है। और ब्राज़ील का जो पठार है, ये ब्राज़ील का जो पठार है रेड कलर का आपको दिख रहा है, यहाँ पर तीव्रगामी नदियाँ हैं जो जल विद्युत उत्पादन में मदद करती हैं। कुछ जो क्षेत्र है वहाँ साओ फ्रांसिस्को, टोंकटिस, अरागुआया, अपरी पराना, ऊपरी उरुग्वे, साओ पाउलो, रियो ग्रांडे, ऐसे कुछ क्षेत्र हैं यहाँ पर जिनसे और जल विद्युत का उत्पादन होता है। इसके बाद हम लेते हैं रूस को, और रूस में हम देखेंगे कि जल विद्युत के उत्पादन से एक महत्वपूर्ण देश है और यहाँ लगभग रूस में 6% के आसपास जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। इसमें हम देखते हैं कि जो पश्चिमी क्षेत्र है वो महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र है और पश्चिमी क्षेत्र में जो आप इधर देख सकते हो ये पश्चिमी क्षेत्र है और यहाँ जो लेनिनग्राद क्षेत्र महत्वपूर्ण केंद्र है। कुछ नदियाँ जो प्रसिद्ध हैं जिनमें वोल्गा नदी और बोरखाव सीवर ऐसी कुछ नदियाँ हैं जिन पर बांध बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त साइबेरिया क्षेत्र ये क्षेत्र है इधर वाला पूर्वी साइबेरिया क्षेत्र, और यहाँ पर जो नदियाँ हैं उनमें येनिसी, लीना आदि आमूर नदी जिनसे जल विद्युत उत्पादन की संभावना बनती है। इस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं और स्कैंडिनेविया क्षेत्रों को देखते हैं। स्कैंडिनेविया क्षेत्र इनको बोलते हैं नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड को। ये स्कैंडिनेविया आपको दिख रहा है और स्कैंडिनेविया क्षेत्र में 3 देश आते हैं मुख्यतः, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। और यहाँ पर बर्फ़ हिमाच्छादित क्षेत्र रहता है सामान्यतः, और ग्रीष्म ऋतु में जब बर्फ़ पिघलती है तो उस समय यहाँ पर जल विद्युत की प्राप्ति संभव होती है। तो यहाँ अनुकूल ढाल हैं और नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड ये मुख्यतः 3 देश इस स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप में आते हैं। अन्य यूरोप के देश जो हम देखेंगे, यूरोप में मुख्यतः आल्प्स पर्वत जो क्षेत्र है ये, यहाँ से जल विद्युत का उत्पादन अधिक होता है। इसमें मुख्यतः जो देश आते हैं वो इटली और ऑस्ट्रिया और स्विट्ज़रलैंड ये मुख्यतः देश हैं और यहाँ पर भारी मात्रा में और जल विद्युत की प्राप्ति होती है क्योंकि इस पर्वतमाला से, आल्प्स पर्वतमाला से तेज़ गति से और नदियाँ निकलती हैं। इनमें राइन है, चाहे टाइबर है, आदि नदियाँ से जल विद्युत की प्राप्ति होती है। जर्मनी के दक्षिण में भी और फ्रांस के मध्य में भी और कुछ नदियों से जल विद्युत की प्राप्ति होती है। एशिया के देशों में हम लें तो एशिया के देशों में जो छोटा सा द्वीपीय देश है वो है जापान। ये आप जापान को यहाँ देख रहे हैं और जापान में एशिया में महत्वपूर्ण स्थान है। होन्शु, और ये होन्शु जो बड़ा द्वीप है, होन्शु द्वीप में सर्वाधिक मात्रा में जल विद्युत का उत्पादन होता है। जापान के में जल विद्युत अथवा कोई भी संसाधन अथवा कोई तकनीक आगे बढ़ने का कारण ये है कि जापान में डिमांड भी अधिक है, मांग भी अधिक है, उन्नत तकनीक है,
इसके अतिरिक्त छोटी छोटी नदियां हैं, लेकिन लोग श्रम साध्य हैं, मेहनत करते हैं, और इस प्रकार अच्छी तकनीक के माध्यम से जापान में कम संभावना होती हुई भी उत्पादन अधिक होता है। इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण और बड़ा देश जो वर्तमान में बहुत प्रगति पर भी है, चीन। चीन को हम देखेंगे, चीन में जो बड़ी बड़ी नदियां हैं उनमें और हांगो और यांगटी सिक्यांग नदी मुख्य हैं। इसके अतिरिक्त सिक्यांग नदी आदि नदियां हैं जिनसे पर बांध बना करके और पानी को रोक करके और जल विद्युत की प्राप्ति हो रही है। भारत में भी इस दिशा में गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं, और भारत में और टेनेसी नदी घाटी की तर्ज पर जो उसमें अमेरिका में है, यहाँ भारत में दामोदर नदी घाटी बनाई गई थी, DVC दामोदर नदी घाटी, जो पहले दामोदर नदी प्रतिवर्ष और अपने साथ गाद मलबा ला करके पानी का बहाव तेज़ गति से ला करके और बंगाल का और बिहार का शोक कहा जाती थी, वो आज वरदान साबित हुई है। तो भारत ने भी अपनी तकनीक के आधार पर, मांग के आधार पर और इस जल विद्युत शक्ति में पैसा इन्वेस्ट किया है, और उसका प्रतिफल भी और लाभकारी भारत के नागरिकों को मिला है। तो प्रायद्वीपीय भारत में बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ लगभग 21% विद्युत उत्पादन करती हैं। सामान्यतः हम भारत के जल को नदियों के द्वारा जो जल लाया जाता है वो अरब सागर में, बंगाली खाड़ी में, दो तरफ गिरता है। तो बंगाल की खाड़ी तरफ लगभग 21% जल विद्युत उत्पादन होता है प्रायद्वीपीय भारत में, और प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी क्षेत्र में गिरने वाली जो नदियाँ हैं वो 10.5% जल विद्युत उत्पादन करती हैं। इस प्रकार हम अलग अलग ढंग से और नदियों के जल को बांट सकते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो लगभग 32% जल विद्युत उत्पादन ब्रह्मपुत्र नदी से होता है। भारत में भी विभिन्न नदियों पर बहुत सारे बांध बनाए गए हैं, और उन बांधों के माध्यम से न केवल जल विद्युत उत्पादन हो रहा है बल्कि पर्यटन, मत्स्य पालन, आखेट, मनोरंजन और वाटर टेबल का ऊंचा होना आदि अन्य और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ भी मिले हैं। भारत में जो प्रमुख जो नदी घाटी योजनाएं हैं या तो बांध हैं, उनमें हम देखेंगे कि कर्नाटक में और तुंगभद्रा, शिव समुद्रम एक बहुत महत्वपूर्ण है। शिव समुद्रम जो भारत का पहला और जल विद्युत केंद्र था। इसी प्रकार केरल में हम देखेंगे, केरल में इदुक्की परियोजना। इसी प्रकार आप महाराष्ट्र में देखोगे, महाराष्ट्र में कोयना बांध, तो ये महत्वपूर्ण है। इसके बाद आप देखोगे आंध्र प्रदेश में देखोगे तो नागार्जुन सागर, सेलम। इसी प्रकार तमिलनाडु में देखोगे आप, तमिलनाडु में पाईकारा, मैतूर। इसी प्रकार पंजाब में और भाखड़ा नागल आपने पढ़ा ही होगा, भाखड़ा नागल परियोजना। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से उत्तर प्रदेश का जो पहले वाला हिस्सा था उत्तराखंड में टेहरी बांध जो अभी बना है, उत्तराखंड में टेहरी जो भागीरथी और भिलंगाना नदी पर बना है। ये कुछ नदी घाटी परियोजनाएं हैं जिनमें बहुत ही फ्यूचर प्लानिंग करके और पानी को रोका गया है और जल विद्युत की प्राप्ति हो रही है। अब हम उस महाद्वीप पर चर्चा करेंगे जिसकी वाटर पोटेंशियली सर्वाधिक है, वो है अफ्रीका। अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर लगभग 40-42% और जल की संभावना है, जल विद्युत शक्ति की संभावना, लेकिन मुश्किल से 1% उत्पादन हो रहा है। तो ऐसा इसलिए कि यहाँ पर तकनीक का अभाव है, डिमांड कम है, पूंजी निवेश कम होता है, इस क्षेत्र में उद्योग धंधे कम हैं और आर्थिक विकास कम हुआ है। इन सब वजहों से उत्पादन क्षमता कम है, संभावना होने के बावजूद भी। तो ये एक ऐसा महाद्वीप है जिसको सामान्यतः अंध महाद्वीप कहा जाता है विकास के दृष्टिकोण से। इसके बाद अंत में हम लेते हैं और वो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया इस मानचित्र में आप देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया जो कि दक्षिण में है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इन दोनों देशों में तीव्र गति से जल विद्युत का विकास हुआ है क्योंकि यहाँ पर
पूंजी निवेश पर्याप्त मात्रा में किया गया है, साथ में पूंजी और तकनीक भी इनके पास है। तकनीक, तो ये सब कारण हैं जो विश्व को जल विद्युत शक्ति से संपन्न कराते हैं। आगे भी इस दिशा में प्रयास हो रहा है। ये जल विद्युत शक्ति है बहुत ही महत्वपूर्ण और एनर्जी का स्रोत है। आगे इस दिशा में और प्रयास करके इसको बेहतरीन बनाने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।